नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज फिर एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। हालिया दिनों करगिल में हुए चुनाव में बीजेपी की शिकस्त हुई थी और इस हार के बाद, इस शिकस्त के बाद बीजेपी अब दोबारा से मंथन कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो लोकसभा के चुनाव में करगिल की हार की जो गलतियां हुई हैं वो दोहराई ना जाए और बीजेपी एक बार फिर से करगिल और लद्दाख में मजबूत हो, जम्मू कश्मीर में मजबूत हो, इसके लिए अब दोबारा से मंथन कर रही है। लेकिन क्या बीजेपी दोबारा से खड़ी हो पाएगी? क्या बीजेपी इस हार से सबक लेगी? आज इन्हीं सवालों को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हुए लद्दाख विकास परिषद के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जलवा बिखेरा और 26 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1/3 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया। बीजेपी को यहां करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि 17 में से 2 प्रत्याशी ही बीजेपी के जीत सके, यानी 8.5% प्रत्याशी जीते। विपक्ष ने कहा कि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। यह आर्टिकल 370 को हटाने तथा राज्य के विशेष दर्जे को समाप्त करने के फैसले के खिलाफ जनमत है। लेकिन बीजेपी अब करगिल हार पर मंथन कर रही है ताकि करगिल चुनाव की गलतियों से आगे बढ़कर लोकसभा चुनाव के मैदान में पूरी मजबूती के साथ बीजेपी उतर सके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और कई अहम सवाल है कि क्या बीजेपी इस हार से सबक लेगी और क्या दोबारा से मजबूत होकर मैदान में बीजेपी विपक्ष के खिलाफ उतरेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनाव मैदान में उतरे थे, जिसकी वजह से भी बीजेपी को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। तो 26 सीटों के लिए चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1/3 सीटों पर कब्जा जमाया। भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। करगिल चुनाव में बीजेपी के 17 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सके। बीजेपी के 8.5% जो प्रत्याशी थे वही एक तरह से जीते और विपक्ष ने कहा कि जनता ने भाजपा को एक तरह से नकार दिया है। अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस हार से बीजेपी सबक लेगी? क्या बीजेपी इस हार पर फिर से मंथन करेगी, विचार करेगी? क्योंकि एक मौका विपक्ष को बीजेपी ने करगिल में दिया है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे जेकेएलएच प्राइम टाइम में। तो चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रविंदर शर्मा जी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से मेरे साथ जुड़े हुए। एडवोकेट आर.एस. पठानिया जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। एडवोकेट आदित्य गुप्ता पीडीपी लीडर हैं और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले एडवोकेट आर.एस. पठानिया आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। करगिल में बीजेपी को जबरदस्त शिकस्त हुई 17 सीटों पर। 26 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी और सिर्फ 2 सीटें ही बीजेपी बचा पाई। पठानिया जी। सबसे पहले जो कारगिल की जनता का जो फैसला है उसका बड़ी विनम्रता के साथ उसका सम्मान करते हैं, पब्लिक के मैंडेट का जी। लेकिन एक भ्रांति, एक शोषा जिसे कहते हैं, एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। पहला चुनाव कहा जा रहा है, बार बार रिपीटेडली कहा जा रहा है, विशेषकर कांग्रेस और एनसी के द्वारा कहा जा रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला चुनाव। तो पहले लेग पे आ जाऊं। कारगिल की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी पिछले चुनाव में। इस बार 2 हुई है
पार्टी का जो वोट शेयर है तकरीबन 4 से 4.5 गुना बढ़ा है। 2 सीटें पार्टी जीती है और 2 पार्टी के सपोर्टेड जो इंडिपेंडेंट है वो जीत के आए हैं। 3 सीट जो है पार्टी 100 के मार्जिन से हारी है। और दूसरा जो ये भ्रांति तैयार कर रहे हैं, आपके ध्यान में रहे कि जिला विकास परिषद का चुनाव जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ सबसे पहला चुनाव है। और इस चुनाव में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में एनसी, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस भी, फिर भी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी जो उभर के आई वो भारतीय जनता पार्टी। अब लद्दाख खित्ते की अगर बात करें तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव भी 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, जिसमें पूरे पूर्ण बहुमत के साथ 15 सीट, इसमें से 15 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी। इंडिया अलायंस तो अपने मकसद में कामयाब हो गया। बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ आए थे, वो तो अपने मिशन में कामयाब हो गए। पठानिया जी देखिए मैंने कहा है कि कारगिल में, मेरा कहने का तात्पर्य है कि कारगिल में पार्टी का आगे भी इतना बेस जिसे कहते हैं आधार था नहीं। पार्टी ने फिर भी अपने विषयों पे, सिद्धांतों पे, अपने विकास, लोकसभा की सीट आप वहां जीतते हैं। आप ये मत भूलिए, आप वहां पर लोकसभा की सीट जीतते हैं लद्दाख से। हाँ जी, उसमें कारगिल और लद्दाख दोनों उसका पार्ट है, आपके ध्यान में रहे। और लद्दाख जिसे कहते हैं ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की है। और कारगिल में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा, बल्कि 4-4.5 गुना ज्यादा वोट मिला पिछली बार के कंपैरिजन में लेके। मैं आपको बता रहा हूं, 2 सीट हम जीते हैं, 2 हमारे इंडिपेंडेंट जीते हैं और 3 सीट हम बिल्कुल बड़े थोड़े मार्जिन से, वेफर थिन मार्जिन से हम लोगों ने लूज किया है। हाँ, तो जनता का फैसला है, उसका विनम्रता से सम्मान करते हैं। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी की हार तो जरूर हुई है, लेकिन बीजेपी से हार नहीं मान रही। वो कह रहे हैं कि पिछले मुकाबले से इस बार उनकी जो कारकर्दगी है वो बेहतर रही है करगिल में। चलिए, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी खुशी में रहे कि उनका वोट प्रतिशत इसी तरह बढ़ता रहे और वो सुपड़ा साफ होने के बाद भी खुशी मनाए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और वो कहते हैं कि हम 2 से 4% हो गए, 2 इंडिपेंडेंट को भी गिन रहे हैं, हालांकि वो इनके हैं नहीं जी। लेकिन यह है कि अपनी हार को मानने के लिए तैयार नहीं। जबकि आपने ठीक कहा कि लद्दाख में ले भी ये जीते थे कि इस वक्त उन्होंने कहा हमने यूटी दे दिया, सब चीजें मांग ली और उसके बाद एमपी भी जीते थे। और लद्दाख और करगिल, लद्दाख रीजन का हिस्सा ही है ले करगिल, लेकिन उसके बावजूद उनकी शिकस्त जो है जबरदस्त हुई है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत सारी मेजॉरिटी सीटों पे आमने सामने थे और तीसरी पार्टी को फायदा हो सकता था, लेकिन वो फायदा भी नहीं मिला। इनको किसी ने नहीं चुना और 75,000 में से 10,000 वोट लेकर के कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो इसमें ही खुश रहे तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन ये एक ट्रेलर है और 5 अगस्त 2019 के बाद कई ऐसी बातें हुई। ये कहते थे हमने बहुत विकास किया, बहुत अच्छी गवर्नेंस है और लोग हमारे अरेंजमेंट के बाद, इस फैसले के बाद बहुत खुशी मना रहे हैं। अगर लद्दाख में ये हालत है, यहाँ के यूटी की डिमांड थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 4 साल में इन्होंने अपना विश्वास खो दिया और वो लोग एजुटेशन करते हैं। हालांकि उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट ले लिया, बहुत से अधिकार वापस ले लिए जो कि जम्मू कश्मीर जो दूसरी यूटी है उसको नहीं मिला। हमें वो अधिकार छीन लिए गए, लेकिन उनको देने के बावजूद उन्होंने इनको ठेंगा दिखाया है। अभी ये ट्रेलर है और जब भी जम्मू कश्मीर, अभी इंडिया अलायंस का ये ट्रेलर है, जिस तरह से रविंद्र शर्मा जी बता रहे हैं। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आई हैं, लेकिन क्या इसे यह भी समझा जाए, क्योंकि पीडीपी मैदान में थी नहीं, कहीं कहीं बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव में आए थे, इसका फायदा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा? जैसा अभी रविंदर साहब ने आपको कह भी दिया कि बहुत सारी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आमने सामने भी थे जी। अगर ये अलायंस जो था ग्राउंड पर इस तरह से मतलब मुनज़्ज़म किया जाता कि ये जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां एनसी का ना होता, तो ये सारी सीटें ले जाती। ये 2 जो मिली है ये भी ना मिलती शायद। लेकिन उसके बावजूद भी, जिस तरह रविंदर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वोट डिवीजन भी हुआ बहुत सारी सीटों पे, जहां आमने सामने थे वहां जाहिर सी बात है डिवाइड हुआ।
उसके बावजूद भी ना तो ये कोई बहुत अच्छा वोट ले पाए और ना ही कोई सीट जीत पाए। और ये नहीं, पहले के मुकाबले में जिस तरह से पठानिया जी कह रहे थे कि पहले 1 सीट थी, अब 2 सीटें हो गई हैं, कई सीटों पर इनका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अबू हरेरा साहब, अगर इनकी बात मान ली जाए जी, पठानिया साहब ने जो ये कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद हमने तामीर और तरक्की के दरिया भी बहा दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत खुशी है। लोग जो थे उस वक्त भी पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि लोग पटाखे फोड़ रहे हैं जी। उसकी खुशी में जो 5 अगस्त को हुआ। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उस हिसाब से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो 1 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए थी। जिस तरह के दावे पेश किए जा रहे थे कि भाई 5 अगस्त के बाद इतनी तामीर और तरक्की हुई और लोग इतने खुश हैं पूरे, और लद्दाख के बिलखसूस लद्दाख और कारगिल के लोगों के लिए तो ये कहा गया कि उनकी बड़ी दरीना डिमांड जो थी यूनियन टेरिटरी की हमने पूरी की, उनके ख्वाब की ताबीर जो है वो 70 साल यानी ये नतीजे, ये रिजल्ट बताते हैं कि लोग खुश नहीं है बीजेपी से। करगिल में, लद्दाख में लोग बीजेपी से खुश नहीं। इस पर हम बात करेंगे, पठानिया जी से हम जवाब लेंगे। मैं जल्दी से एडवोकेट आदित्य गुप्ता को भी जोड़ लेता हूं। आदित्य गुप्ता जी, पीडीपी क्योंकि करगिल के चुनाव में नहीं उतरी और इंडिया अलायंस को अच्छा यहां पर एक तरह से उसके नतीजे देखने को मिले और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में अच्छी सीटें गई, क्या वाकई में अगर पीडीपी मैदान में होती तो शायद बीजेपी का फायदा होता, बीजेपी गेन करती? आदित्य गुप्ता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा सा अनम्यूट कर लीजिए। जी जी कंटिन्यू कीजिए। यस जी जी। ऐसा है कि हरियाणा साहब, आप जहां पे भी देखेंगे वहां पे होगा यही। बीजेपी अक्रॉस इंडिया जहां पे भी इलेक्शन होगी वहां पे उनके साथ यही होना है। देयर विल बी आउटस्टेड ऑफ पावर। उनको जो एक अलग सपने की दुनिया अपनी संजो के बैठे हुए हैं उसमें से बाहर आएंगे। और आप देखें ये यहाँ पर करगिल में भी इनकम्पिटेंस है और जम्मू कश्मीर में भी इनकी इनकम्पिटेंस है, जो इनका बेसिकली यहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और इनकी पोजीशनिंग इन सीट्स जो इनको डिफीट कराएगी, क्योंकि इनकी इनकम्पिटेंस इतनी है, इनको कनेक्ट कोई नहीं है। जो पार्टी झूठ के बेस पे पावर में आती है वो ज्यादा देर तक पावर में रह नहीं सकती, क्योंकि उनका झूठ साफ सबके लोगों के सामने आ गया है। ये जम्मू कश्मीर में साफ बात है। ये इलेक्शंस ना कंडक्ट करना अपने में साबित करता है कि बीजेपी कितनी अनकंफर्टेबल है इनका लोकल यूनिट। ये लोग खुद ही हाथ जोड़ते हुए गए थे होम मिनिस्टर के पास, अपने पार्टी प्रेसिडेंट के पास कि साहब नहीं इलेक्शन कराइएगा, नहीं तो हमारा तो बिल्कुल वही हाल होगा जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। हम लोगों को तो एक आधी सीट भी नहीं मिलेगी, इवन म्युनिसिपल इलेक्शन में भी। तो ये चीज साफ दिख रही है। और अब क्या है, अब जम्मू कश्मीर के अंदर करप्शन लेवल्स इतने बढ़ गए हैं और इनकी ये भागीदार हैं बीजेपी उसमें, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब के ऊपर बाकायदा एलिगेशन लगती आई हैं। आज फिर से एलिगेशन लगी जन आरोग्य योजना के अंदर चीफ सेक्रेटरी का नाम भी है और एलजी साहब का भी नाम है। चलिए अब उन्हें बीजेपी से कहां आप जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी से कहां जोड़ रहे हैं, रचनी शुरू कर दी है। तो किसके साथ जोड़ूं सर? फिर मैं किसके साथ जोड़ूं? एलजी साहब को? आप मुझे चलो आप कहना शुरू कर दें कि एलजी साहब कांग्रेस के नुमाइंदे हैं क्या? किसके हैं? ये तो नहीं हो सकता ना। यू कैन नॉट हैव अ डिस्टेंस रिलेशनशिप विद एलजी। जब आपको काम करवाना था, क्रेडिट लेना होता था, एलजी हमारे हैं। जब वो एलजी आपकी बात सुनते नहीं, उठाकर आपको कमरे से बाहर कर देते हैं या आपको आपके होम मिनिस्टर कहते हैं कि एलजी की बात सुनो, तब आपके पास यू डोंट हैव एन एक्सप्लेनेशन। सी, बीजेपी इज एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच पीपल विल फॉरगेट वेरी सून इफ दे कंटिन्यू इन द मैनर दे आर गोइंग इन। और एटलीस्ट जम्मू कश्मीर में से तो मेरे को, और बीजेपी के अंदर मैं एक लास्ट पॉइंट जोड़ता हूं। बीजेपी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना बीजेपी के, वो अलग अलग पार्टी से लोग आए हुए हैं। इनकी विचारधारा के साथ कोई भी नहीं चलता। इनके पास मोडस ऑपरेंडी, इनका डिवीजन है। जो अलग अलग पार्टी से लोग उठकर आए हैं, दे आर फाइंडिंग इट अनकंफर्टेबल। दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग। आरएस पठानिया जी, अभी ये ट्रेलर है एक तरह से, और जम्मू कश्मीर में भी यही हाल बीजेपी का होगा। जो करगिल और लद्दाख में हाल हुआ, यही हाल जम्मू कश्मीर में होगा। आवाम ने नकार दिया है, विपक्ष यही कह रहा है। देखें, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करें। दे शुड कॉल ए स्पेड, सच को सच कहें और हवाओं में जरा तैराकी करना बंद करें। वर्ष 2014 से लेके अभी तक, ये तो बीजेपी पे जचता है। वर्ष 2014 से लेके अभी तक जो सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा वोट शेयर वाली पार्टी, चाहे वो 2014 का विधानसभा का चुनाव है,
चाहे 2014 का लोकसभा का चुनाव है, 2019 का लोकसभा का चुनाव है, जिला विकास परिषद का 2020 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो। हाफ ट्रुथ पे, आधे सच पे। आदित्य जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं उम्मीद रखूंगा वो डिसेंसी आप भी मेरे लिए कायम रखेंगे कृपा करके। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आदित्य जी प्लीज हैव पेशेंस। मेरा विनम्र निवेदन है कि जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल राजनीतिक होराइजन पे हाशिए पे खड़ी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इवन टेसेट और जिसे 12 सीटें जीत कर आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। करगिल में 12 सीटें जीत कर, आप कहां हाशिए पर बात कर रहे हैं? भाई साहब, कारगिल एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब तो उनका को पहले तो 2 एमएलए वहीं पर उसी लद्दाख में तो आप लोकसभा की सीट भी जीतते हैं। वहां नहीं है, अब तो 2 एमएलए भी वहां नहीं है। मेजर जो वोट शेयर है लद्दाख में वो लद्दाख वाले जिले से आता है, लद्दाख वाले क्षेत्र से आता है। कारगिल का भी एक वोट शेयर है, कारगिल में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक हैंडसम एक वोट शेयर लिया है। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसे भी इंप्रूव किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। और 6 की 6 लोकसभा की सीटें पे भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो वहां भी यही हशर होगा बीजेपी का, यही हालत बीजेपी की होने वाली है। चुनाव कौन से को दूर है जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव तो आ ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव पे भी इलेक्शन नहीं। तो विपक्ष तो पठानिया जी, विपक्ष तो यह भी कह रहा है कि इसी डर की वजह से जो हाल करगिल में हुआ है, इसी डर की वजह से न तो असेंबली के चुनाव हो रहे हो, न लोकल बॉडीज चुनाव करा रही है बीजेपी। ये एक परसेप्शन, एक धारणा क्रिएट करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने औपचारिक तौर पे चुनावों को टाल दिया या चुनावों को मुलतवी कर दिया। जी जी, पिछले रविंदर शर्मा जी आप बीच में बोल सकते हैं। रविंदर शर्मा जी आप बीच में। जी जी, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में अच्छा नहीं लगता कि वहां पे साफ और स्पष्ट किया नहीं चाहूंगा, लेकिन पठानिया साहब से अपने एक टाइम सवाल है कि भाई अपने टाइम ये भी एक वकील है, 5.5 साल। पठानिया जी रविंद्र शर्मा जी का सवाल सुन लीजिए। आरएस पठानिया जी, रविंदर शर्मा जी सवाल कर रहे हैं। जी रविंदर शर्मा जी कंटिन्यू कीजिए। मैं कहता हूं इनका देखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही था। इन्होंने जम्मू कश्मीर में तो यूटी की मांग नहीं थी, लद्दाख में यूटी की मांग भी उठती थी। अगर इन्होंने हमारी तो मांग नहीं थी और हमें डिग्रेड कर दिया, यहाँ जो बीजेपी का कार्यकर्ता जो वोटर है वो भी महसूस करता है कि डोगरा स्टेट हमारी पहचान खत्म की, तो यहां से क्या उम्मीद करते हैं? जिस करगिल की डिमांड, ले की डिमांड को इन्होंने पूरा किया, वो इनसे खुश नहीं है। इसलिए 5.5 साल से चुनाव नहीं हो रहा। 5 अगस्त के बाद अब अक्टूबर 2023 है और कहा गया था कि जल्द चुनाव होंगे, जल्द स्टेट मिलेगी। आप ना स्टेट दे रहे हैं, ना बाकी दर्जे दे रहे हैं। यहाँ की जमीन, पठानिया जी जवाब दीजिए। पठानिया जी जल्दी से जवाब दीजिए, मैं उसके बाद मुजफ्फर साहब आ रहा हूँ। आदित्य गुप्ता आपके पास भी आ रहा हूँ। जी रविंद्र जी, आपके सवाल के माध्यम से नारा लगाते हैं, लगाए ना। हम कहते हैं चुनाव कब होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं हुए? ये सवाल जो करना चाहूंगा जनता में जम्मू कश्मीर रियासत था, जो फैसला होगा सरकार यही रियासत, लेकिन आज लोग दर हो रहे हैं। बहुत जल्दी जम्मू एंड कश्मीर विल फाइंड बैक इट्स स्टेटहुड। बड़े दुख की बात है, लेकिन क्यों यूटी बना वो भी बड़े दुख की बात है कि पिछले 6-7 दशकों में जम्मू कश्मीर में हुआ वो एक समझ से परे था, बड़ा दुखदायक था, पीड़ादायक था जम्मू कश्मीर में। लेकिन बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर वापस रियासत होगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने वादा किया, अपने समय पे होंगे। सिक्योरिटी हालात को मद्देनजर रखते हैं। कोई बेघर नहीं था, कोई बेजमीन नहीं था, कोई बेरोजगार नहीं था, कोई भीख मंगा नहीं था। या भिखारी जम्मू कश्मीर का कोई 100 आदमी नहीं होंगे, लेकिन आज हजारों लोग जो है वो देश के कोने कोने में भीख मांग रहे हैं। आपने कौन से वो चिराग जलाए? ठीक है, जो आप कह रहे हैं तो करगिल में भी जलाए थे ना। ठीक है, रविंदर शर्मा जी आपके सवाल का जवाब देंगे आरएस पठानिया जी, लेकिन आदित्य गुप्ता आप कुछ कह रहे थे। जी ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं पठानिया साहब कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी इसलिए बनाया गया क्योंकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन 70 साल की खराब है, ये कहना चाहते हैं? दिस इज द लॉजिक ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, अ फॉर्मर एमएलए? आप ये लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप डाउनग्रेड आपने इस बेस पे किया है? दिस इज द एक्सप्लेनेशन। देन आई हैव अ वेरी सीरियस केविएट टू दिस, क्योंकि पठानिया साहब को इस मामले में फिर बहुत ही गलत समझ है, क्योंकि इनकी पार्टी ने या तो इनको ब्रीफ नहीं किया या इनकी होम मिनिस्ट्री से अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल जीरो है। क्योंकि फैक्ट ये है कि आपने जितने दाव खेले हमारे ले लीजिए पठानिया साहब और आदित्य जी, जी आपस में एक दूसरे से आप बात कर लीजिए। जी मैं एक बार आपको बता दूं
ये अकेली एक ऐसी सिंपल, ये जो आपने जो जिसमें, अरे सुन ले माय डियर, प्लीज सुन ले, ये मछली मार्केट नहीं आपकी, जबरदस्ती जब बोलेंगे, प्लीज दिस इज नॉट ए फिश मार्केट, प्लीज आप बोल बैठे, आप लोगों ने मना के रखी। दिस वाज द ओनली प्रिंसली स्टेट जहां पे अंग्रेजों को डायरेक्ट, दिस वाज द ओनली स्टेट व्हिच वाज गिवन ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट फ्लैग and a separate head of the state. आपको यही प्रॉब्लम है। But you people, you swore by the Constitution of India and you owe your allegiance to a state which was inimical to India. आपकी एलिजियंस कहीं और रही, आपका आपने के दर्जे को मिसयूज करते हुए, क्या होता है आप एमएलए कौन सा होगा रियासत में? कभी डबल करेंसी की बात करते हो, कभी ऑटोनॉमी की बात करते हो, अभी जम्मू कश्मीर पर बॉर्डर खोलने की बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया, ठीक है। आरएस पठानिया जी बात हो गई, आदित्य गुप्ता जी बात हो गई, रविंदर जी मैं आपके पास आ चुका हूँ, मुजफ्फर इकबाल साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल साहब, करगिल, ठीक है, नहीं देखिए मैंने सबको समय दे दिया, फिर बीच में मत बोलिए, बीच में आरएस पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, देखिए पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ, वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, बोलने वाला अब आगे पीछे, मैं आरएस पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं सबको मैं समय दे रहा हूँ ना, मैं सबको टाइम दे रहा हूँ। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्योंकि करगिल में तो आप जीत गए हैं, लेकिन क्या आगे का जो आपका रास्ता है वो भी ऐसे आसान होगा? अब रविंदर रैना जी ने जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब बाकायदा मीटिंग की और कहा जा रहा है कि बीजेपी को फिर से मजबूत करेंगे, जो हार हुई है उससे बीजेपी सबक लेगी और मजबूती के साथ अब निकल कर आएगी जम्मू कश्मीर में। अबू हरारा साहब, मैं भी चाहता हूं कि बीजेपी इससे सबक ले, और जो इन्होंने हमारे साथ रियासत को डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाई, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट छीनी, हमारी लैंड के राइट छीने, वो वापस करे। हम भी चाहते हैं कि ये सबक लें, लेकिन सबक इस तरह नहीं लिया जाएगा। यू हैव टू कम क्लियर बिफोर द पीपल कि आप नहीं चाहते हो कि जो सर्विस यहाँ की है, एम्प्लॉयमेंट यहाँ की है, वो यहाँ के लोगों को मिले। क्या आप नहीं चाहते हो कि यहाँ के रिसोर्सेस का फर्स्ट राइट, प्रायर राइट जो है वो यहाँ के लोगों को हो? अगर महाराष्ट्रियन ये कह सकता है कि महाराष्ट्र इज फॉर महाराष्ट्रियन, बिहार वाला ये कह सकता है कि बिहार इज फॉर बिहारीज, यूपी वाला कह सकता है कि ये यूपी वाले के लिए है, और वहां आप अगर परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, स्टेट की जो एम्प्लॉयमेंट है वो आप रख सकते हो, तो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आपको क्या दुश्मनी है? पठानिया जी, आप जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं आप। यू विल हैव टू कम क्लियर। हम चाहते हैं कि ये सबक लें कि हमने जो किया वो गलत। समझता हूं, आई अंडरस्टैंड एंड आई वांट टू टेक इट इन पॉजिटिव सेंस। मेरा एक आपसे सवाल है, ठीक है, वहां की लैंड, वहां की राइट्स पे पहला राइट जो है वहां के नागरिकों का, आपका एक सेंटीमेंट है, आई रिस्पेक्ट द सेंटीमेंट, लेकिन यहां की दुनिया में पहली एग्जांपल होगी कि यहां की महिला जम्मू कश्मीर से बाहर एक भारतीय से शादी करेगी और जम्मू कश्मीर में उसका, जिसे कहते हैं, खाता कट जाएगा। मैं उस पर देश में लोग नहीं करता, वो जिन्होंने डबल नेशन, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। मेरा सवाल सुन ले सर, जम्मू कश्मीर का फैसला है, टू नेशन थ्योरी को हाईकोर्ट ने क्रैश किया हुआ था, भारत का पार्ट बने, देश में गए, उसको राइट मिलता, प्रधानमंत्री बने, और गृह मंत्री बने, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने आज तक वोटिंग का राइट उनको नहीं दिया। जम्मू कश्मीर में आज से 40 साल 50 वर्ष पहले जमा के मिला है। ठीक है, नौकरी का राइट। मुजफ्फर की बात हो गई, पठानिया जी मैं आ रहा हूँ, आपको समय दूंगा जवाब देने के लिए। रविंदर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। रविंदर शर्मा जी जी। ये तीनों साथी मेरे वकील हैं, काबिल वकील हैं, मैं भी थोड़ा सा वकील हूँ, जरा जानता हूँ, लेकिन यह है कि 2004 में जो है, आपको बता दूं कि ये हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें महिलाओं का अधिकार सुरक्षित रहता था, उसको हाई कोर्ट ने किया था। उसके बाद कांग्रेस पीडीपी की सरकार ने उसको महफूज रखा, असेंबली में पास हुआ था, लेकिन अपर हाउस में उसको ड्राफ्ट कर दिया कि इस कानून को रहने दिया जाए, और उसके बाद वो अधिकार जो है वो 2019 में नहीं मिला। ना ही इन्होंने दावा किया, अपने गृह मंत्री जी को ब्रीफ करना चाहिए इनको, कि यहाँ पे 1970 से लेकर शेड्यूल कास्टों के लिए 7 सीटें रिजर्व थी,
वो 2019 के बाद नहीं हुई। कई बार वो गलत कह चुके हैं। शेड्यूल ट्राइब को यहाँ शेड्यूल ट्राइब का दर्जा एम्प्लॉयमेंट या प्रोफेशन में उससे पहले था 91 से, 2019 के बाद नहीं मिला। इन्होंने सीटें जरूर रिजर्व की। यहाँ पे पंचायत राज निजाम में SC ST महिलाओं के लिए 33% आरक्षण पहले से था, लेकिन वो 2019 के बाद नहीं मिला। इसलिए कुछ फैक्ट्स मैं क्लियर करना चाहता हूं। लेकिन आखिर सवाल यह है कि चुनाव से क्यों भाग रही है बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हो गए 2019 के बाद। हम मानने को तैयार हैं, हालांकि ऑफिसर मरते हैं, कई घंटे उनको इवैक्यूएट नहीं किया जाता। ठीक है पठानिया जी, देखिए फिर विपक्ष यही सवाल उठा रहा है। पठानिया जी, विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चुनाव से इस वजह से भाग रही कि जो हालत करगिल में हुई है वही हालत जम्मू कश्मीर में होगी, और इसी वजह से बीजेपी चुनाव से डर रही है, चुनाव में देरी इसी वजह से हो रही है। ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। चुनाव कराइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषित किया है सिक्योरिटी सिनेरियो का एक ओवरव्यू लेके जम्मू कश्मीर में अपने समय पे चुनाव होंगे। विधानसभा के चुनाव भी होंगे, लोकसभा के चुनाव भी होंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में झूठ जैसे ओबीसी मॉड्यूल की बात आई है, मॉड्यूल तय होने के बाद, परिसीमन तय होने के बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी होंगे। ये कोई भी तो मान लीजिए हालात गंभीर है, औपचारिक ऑफिशियल सिनेरियो आपके हालात में यूटी बनने के बाद भी खराब हो गया। रविंद्र जी, यूटी बनने के बाद तो यहाँ पे एक बड़ा मिलिटेंसी हो रही है, तो या वो मानिए या कहिए कि हमको सियासी डर है, या कहिए आतंकवाद सिक्योरिटी सिनेरियो खराब है। चलिए ठीक है, मैं आदित्य गुप्ता एक छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूं, क्योंकि अपोजिशन करगिल में जिस तरह से वहां पर इंडिया अलायंस की जीत हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ थे, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सिनेरियो में देखा जाए तो यहां पर भी इंडिया अलायंस अपनी मजबूती जाहिर करता है, लेकिन पिछले दिनों जो धरना हुआ उसमें महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंच सके। ये दो बड़े चेहरे नहीं शामिल थे, तो किस तरह से मानकर चला जाए कि अपोजिशन मजबूत है बीजेपी के खिलाफ? देखिए, मैंने हरिहर साहब आप ही के चैनल पे पहले भी बोला है कि दोनों ही लीडर्स इसलिए नहीं आए थे, एक तो परमिशन का टाइम था और दोनों ही वोट वर फोर्स टू कम बाय रोड। अब आपको ये चीज देखना चाहिए कि आप 4 घंटे या 5 घंटे का अल्टीमेटम देके कहेंगे कि लीडर्स पहुंच जाए, वो पॉसिबल नहीं था। द इंडिया अलायंस इज वर्किंग एज इट इज, तभी ही जो भाजपा है दे आर अनकंफर्टेबल अबाउट। नहीं, बीजेपी कह रही है कि इस तरह से बीजेपी को कैसे रोकेंगे? रविंदर रैना जी का जो बयान था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, ये सारे लोग धरने से गायब रहेंगे, तो बीजेपी को कैसे रोकेंगे? सर, हम यहाँ पर सारी की सारी पार्टी लीडरशिप वर्कर्स, रविंदर साहब खुद थे, मुजफ्फर साहब थे, मैं था, वानी साहब थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, अब्दुल हमीद चौधरी जो पीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट है वो अवेलेबल थे, टॉप लीडरशिप थी। अब आप तो और सब लोग थे, उसके अलावा लोगों ने रिपोर्ट किया था, मल्टीपल मीडिया, देयर वाज अ जेन्युइन कंसर्न जो लोगों का था, और उसके कंसर्न के बेस पे ही लोग उस धरने में था। और बीजेपी को बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जो है वो यूनाइट है। लास्ट कमेंट आरएस पठानिया जी, लास्ट कमेंट आपका, वाइंड अप करूंगा उसके बाद जी। ना दिशा है ना दशा है, कोई पैन इंडिया कार्यक्रम इनके पास नहीं है, और सबसे दी बिगेस्ट बुलेट विच दे हैव टू बाइट दैट इज सीट एडजस्टमेंट। नहीं तो करगिल के हार से आप सबक लेंगे, बीजेपी सबक लेगी? देखें, बिल्कुल, मैंने कहा कि जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पठानिया जी ये भी माइंड में रखिए कि ये इंडिया अलायंस की जीत थी करगिल में, इंडिया अलायंस की जीत थी करगिल में, इसे भी माइंड में रखिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी चैलेंज चुनौती का सामना करेगी। और चलिए ठीक है, अब ये देखना बहुत अहम होगा कि बीजेपी क्या करगिल की हार से सबक लेती है या नहीं लेती है, और आगे इस पर किस तरह से मंथन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं बचा है। रविंद्र शर्मा जी, एडवोकेट पठानिया जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी और मुजफ्फर इकबाल खान जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जेकेएल प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।